हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो है मूल विधि से संबंधित। यूपीएसआई के एग्ज़ाम में जो है मूल विधि का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और इसको लेकर लोगों के मन में बहुत तरह की चीज़ें रहती कि क्या हम इसमें पढ़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने को होता है। कितना पढ़ें जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाएँ। तो दोस्तों, मैंने मूल विधि से संबंधित ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। फिर भी मैं आज आपको फिर से एक वीडियो सीरीज़ शुरू करने वाला हूं। और ये हमारा पार्ट 1 वीडियो रहेगा। इसके बाद आगे के जो पार्ट होंगे वो मैं आगे कंटिन्यू रखूंगा। तो अब होना क्या है दोस्तों, इस वीडियो में मैं भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के प्रश्नों के बारे में बात करूंगा। आईपीसी से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको इन वीडियोज़ में आज की वीडियो में शामिल करने वाला हूँ। आज जो है हम 50 प्रश्न देखेंगे। बाकी के जो 50 और प्रश्न होंगे वो पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो बस अब हम स्टार्ट करते हैं। बस आपको करना क्या है, आज का हमारा वीडियो जो है आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। क्योंकि अगर आप 100 मिनिमम लाइक जब तक अगर नहीं आएंगे मैं दूसरे वीडियो अपलोड नहीं करने वाला हूं। ठीक है, दूसरा वीडियो मैं तभी बनाऊंगा दोस्तों अगर आप मुझे 100 लाइक इस वीडियो पे देंगे, क्योंकि मैं तभी मानूंगा कि आप लोग हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और आपको इनसे फ़ायदा हो रहा है। वरना मैं मेहनत करता जाऊँ, आप लोग उसको नहीं देख पा रहे हैं, आप उसका यूज नहीं हो रहा है, तो फिर मेरी मेहनत करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, तो बस आपको करना इतना है कि सिर्फ मिनिमम आपको 100 लाइक करने हैं, जिससे मैं अगली वीडियो पार्ट 2 इसका अपलोड करूं। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं, आप हमारे सभी सोशल हैंडल्स से जुड़ जाइए। फेसबुक आपका ग्रुप होना चाहिए, फेसबुक ग्रुप पर चाहे आप अवेलेबल हो वहाँ फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, ये सारी आपको इन मिल जाएंगे। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको मैं वीडियोस में नहीं बता पाता, वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हम पहला प्रश्न। तो आईपीसी का ये है, इसमें पहला प्रश्न जो हमसे पूछा गया है वो बेसिक सा प्रश्न है और जो सभी को पता होगा कि भारतीय दंड संहिता कब से लागू की गई। तो भारतीय दंड संहिता कब से लागू की गई आपको बताना है। तो देखिए, दो चीज़ें हैं। आपको कन्फ्यूज़न होगा कि कुछ लोगों का ये मानना हो सकता है कि 1860 यहाँ पर हो, ऑप्शन नहीं है, और 1860 में ये बना था। लेकिन बना और लागू होने में फ़र्क है। ठीक है, 1860 में बना था लेकिन लागू जो हुआ था दोस्तों वो हुआ 1 जनवरी 1862। क्योंकि भारतीय दंड संहिता 1860 कहलाता है, लेकिन ये लागू 1862 में हुआ। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। आप डीपली उसको अच्छे से पढ़िए। ये चीज़ पूछी जा रही है, यहाँ पूछा जा रहा है लागू कब हुआ, तो 1 जनवरी 1862। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता का विस्तार कहाँ तक है। आपको बताना है भारतीय दंड संहिता का विस्तार कहाँ पर है। तो देखिए, स्टेट दे रखे हैं, उत्तर प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में, यानी सभी में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अब है कहाँ पर, मैं आपको बता दूं, पूरे भारत में, पूरे भारत में आईपीसी जो है लागू होती है। आईपीसी पूरे भारत में लागू होती है। एक ऐसा स्टेट था जहाँ पर लागू नहीं होती थी, लेकिन अब वहाँ भी लागू होने लगी है। तो उसके बारे में अभी आगे आपको बताने वाला हूँ। तो आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है, भारतीय दंड संहिता के रचयिता कौन है, किसने लिखी आईपीसी। तो आईपीसी जो लिखी थी बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने आईपीसी की रचना की। अगला प्रश्न है, आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता कहाँ लागू नहीं होती। तो देखिए, ऑप्शन है आपके पास जम्मू कश्मीर, बिहार, गोवा और पश्चिम बंगाल। तो देखिए, पहले क्या था, ये प्रश्न पहले पूछा जाता था कि जम्मू कश्मीर कहाँ लागू नहीं होती, तो हम इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर, सॉरी, आईपीसी कहाँ लागू नहीं होती, तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, लेकिन अब क्या है, आईपीसी जो है जम्मू कश्मीर में भी लागू होने लगी है 370 के बाद। ठीक है, अनुच्छेद 370 के बाद। इसके बाद अगला, अब इसमें ऑप्शन यहाँ पर नहीं थे, पहले कश्मीर हुआ करता था, तो अब यहाँ पर सभी जगह लागू है, पूरे भारत में लागू है। ठीक है, जहाँ जहाँ भारत का क्षेत्र है। अगला बात करते हैं, लॉर्ड मैकाले कहाँ के रहने वाले थे। तो लॉर्ड मैकाले कहाँ के रहने वाले थे, वो ब्रिटेन के रहने वाले थे। ठीक है, उसके बाद अगला, अपराध की परिभाषा करने वालों में से कौन ये एक नहीं है, कौन ऐसे हैं जो अपराध की परिभाषित जिन्होंने नहीं किया है। तो देखिए, यहाँ पर कैनी ने भी किया है, ब्लैक स्टन ने भी किया है, स्टीफेन ने भी किया है। अम्बेडकर जो हैं ये
अपराध को परिभाषित करने वालों में से नहीं है। ठीक है, तो डी इसका सही होगा। इसके बाद अगला है, अपराध की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दी गई है? अपराध जो है भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की कौन सी धारा में है? तो ये है दोस्तों वो धारा 40। ठीक है, धारा 40 आप देखेंगे उसमें अपराध की परिभाषा दी हुई है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अपराध के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो अपराध के लिए कौन कौन से तत्व होते हैं? जैसे कार्य और कार्य का लोप, ये भी अपराध के दायरे में आता है, दुराशय भी और क्षति भी, ये सारी चीज़ें अपराध हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही होगा, सभी। ठीक है, इसके बाद अगला है, कठोर दायित्व का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? कठोर दायित्व का सिद्धांत क्या है? तो ये होता है कार्य न करने पर भी दायित्व होना और बिना किसी दुराशय के किए गए कार्य के लिए भी दायित्व होना, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि इटली के रहने वाले व्यक्ति भारत में चोरी का दोषी पाया गया हो तो उस पर मुकदमा कहाँ चलेगा? ठीक है, ये प्रश्न है आपका। अगर कोई व्यक्ति है जो इटली में रहने वाला है लेकिन भारत आया हुआ है, भारत में आकर चोरी कर लेता है, तो वहाँ पर उस पर मुकदमा कहाँ लगेगा? भारत में ही लगेगा। भारत में आया है, भारत में चोरी की है, तो भारत में लगेगा। ठीक है, अगला है धारा 2। धारा 2 क्या कहती है कि आईपीसी की कि किसी के तहत यदि व्यक्ति भारत के अंदर कोई ऐसा काम कर लेता है, कोई भी अपराध करता है और ब्रिटेन चला जाता है, तो उस पर मुकदमा कहाँ लगेगा? अब देखिए सीधी सी बात है, उसने चोरी कहाँ की? भारत में। भारत में चोरी की, फिर वो कहीं चला जाए तो मुकदमा तो भारत में ही चलेगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है, ऑस्ट्रेलिया में बैठे व्यक्ति द्वारा भारत में किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाकर अपराध किया जाए तो वह किस दंड संहिता से दंडनीय होगा? अब बताइए, कोई कंप्यूटर की वजह से ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ कंप्यूटर से कोई भी भारत में क्राइम करता है, ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा संहिता लगेगी? तो यहाँ पर जो लगती है वो होती है आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता का दंडनीय होगा। ठीक है, अगला है 13वां प्रश्न, पुरुष और स्त्री की परिभाषित बताइए, कौन सी धारा में किया गया है? तो पुरुष और स्त्री को जो परिभाषित किया गया है वो धारा 10 में किया गया है। आईपीसी की धारा 10 में पुरुष और स्त्री को परिभाषित किया गया है। अगला है, सरकार का सेवक क्या है? सरकार का सेवक क्या होते हैं आपको बताना है। तो सरकार के सेवक क्या है? सरकार के द्वारा नियोजित सेवक होते हैं और सरकार के द्वारा नियुक्त हर एक ऑफिसर जो है वो लोक सेवक सॉरी सरकार का सेवक होता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है, भारत की सेना, नौसेना, वायुसेना का हर आयुक्त ऑफिसर लोक सेवक है आईपीसी की किस धारा में? तो आईपीसी की कौन सी धारा है जो लोक सेवक के बारे में बताती है? तो ये बताती है धारा 21। ठीक है, धारा 21 लोक सेवक के बारे में बताती है। अगला है, निम्नलिखित में कौन लोक सेवक नहीं है? तो आपके पास ऑप्शन है, आप देखिए, ऑफिसर, असेसर, समापक और पंचायत का सदस्य, ये सारे लोक सेवक हैं, लेकिन ये मंदिर का जो महंत होता है वो लोक सेवक नहीं आता, पब्लिक सर्वेंट में नहीं आता। ठीक है, अगला है 17वां प्रश्न, इसमें पूछा गया है, नगर पालिका आयुक्त का लोक सेवक है या नहीं? नगर पालिका जो आयुक्त होता है वो क्या होता है? लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट होता है। तो बिल्कुल होता है, हाँ, ऑप्शन ए। इसके बाद अगला है, महाराष्ट्र सहकारी समिति, जो सहकारी समिति का जो अध्यक्ष होता है, क्या वो लोक सेवक है? तो बिल्कुल नहीं, ऑप्शन बी। इसके बाद अगला है, जंगम संपत्ति में निम्न में क्या शामिल नहीं है? तो जंगम संपत्ति जो होती है दोस्तों वो जलचल संपत्तियों को बोला जाता है। ठीक है, मूवेबल, तो मूवेबल जंगम, तो यहाँ पर कौन कौन सी हो सकती है? मूर्त संपत्ति को भी, चल संपत्ति और वाहन संपत्ति, वाहन। तो जो भूमध्य बीज चीज होती हैं, मतलब जो जमीन से संबद्ध है, जिनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकता, वो जंगम संपत्ति के अंतर्गत नहीं आती। ठीक है, अगला है 20वां प्रश्न, 23 में सदोष अभिलाष से अभिप्रेत है, क्या है सदोष अभिलाष? आपको बताना है। 23 जो धारा है उसके अंतर्गत दिया हुआ है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि विधि के विरुद्ध द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाष लेना या फिर वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला ना हो। मतलब क्या है, कोई ऐसी संपत्ति या कोई साधन है जिसको हमने क्या करा, विधि के विरुद्ध जाकर हमने उसको अधिग्रहण कर लिया, या फिर जिसके हम हकदार नहीं है उसको हमें अधिग्रहण कर लिया, तो वो सदोष अभिलाभ होता है। यानी हमने जानबूझ के किया, हमें पता है हमारे लिए नहीं है लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं, तो ऐसा हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला 21वां प्रश्न है, सदोष अभिलाभ और सदोष हानि का वर्णन कौन सी धारा में दिया गया है? तो ये धारा बतानी, कौन सी ऐसी धारा है जिसमें दोनों का वर्णन किया गया है? तो दोनों ही जो धारा 23 है आईपीसी की उसमें वर्णित है। ठीक है, अगला है, धारा 24 में बेईमानी का मतलब क्या है? धारा 24 जो है वो बेईमानी से संबंधित है और उसमें बेईमानी का मतलब क्या बताया गया है आपको पता होना चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि साशय कार्य करने से, यानी कोई भी कार्य हम जानबूझ के आशय के साथ करें। दूसरा, एक व्यक्ति का लाभ होना चाहिए।
और दूसरा दूसरे व्यक्ति की हानि होनी चाहिए। यानी हम जानबूझ के कोई ऐसा काम करें जिससे हमारा तो लाभ हो, दूसरे की हानि हो, तो वो होता है ये बेईमानी, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो बस साथ ही साथ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लाइक से ही मुझे पता चलेगा आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, और ताकि मैं इसका अगला पार्ट भी आपके लिए बना पाऊँ। ठीक है, तो अगला 23वां प्रश्न है, कपटपूर्ण परिभाषित है भारतीय दंड संहिता की किस धारा में? ठीक है, कपट पूर्वक जो है वर्ड, वो आईपीसी की कौन सी धारा में आपको बताना है। अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कौन सी धारा 25 में कपट पूर्वक दिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, धारा 27 में पत्नी लिपिक और सेवक के कब्जे की संपत्ति उस व्यक्ति की मानी जाएगी जिसकी या जिसका क्या है। इन्होंने कहा कि धारा जो 27 है वो है पत्नी लिपिक और सेवक के कब्जे की जो संपत्ति है कौन से व्यक्ति की मानी जाएगी, जिसकी क्या होगा, जिसका वो सेवक है या फिर पत्नी है या लेखक है। ठीक है, उसकी कहलाएगी। इसके बाद अगला, अगर कोई भी अगला 25वां प्रश्न है, कूटकरण के लिए आवश्यक नहीं है। कूटकरण के लिए, कूटकरण क्या होता है? कूटकरण होता है जैसे कि एक जैसी चीज़ें बना देना, मतलब दो चीज़ों में सदृशता होना बिल्कुल सही है, सास्य प्रवंचना होना बिल्कुल सही है, प्रवंचना को जानना जानता भी हो बिल्कुल सही है, लेकिन हूबहू नकल होना ज़रूरी नहीं है। किसी भी चीज़ का कूटकरण, जैसे कूटकरण क्या होता है? कूटकरण होता है जैसे करेंसी का कूटकरण हो जाता है, मतलब हम नोट एक जैसा बना लेते हैं, तो उसको अब हम जानबूझ के चलाया है हमने, सदृशता मतलब सेम बनाया है, जानबूझ के हमने बनाया है कि हमें इसको चलाना है, गलत आशय से बनाया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है कूटकरण के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो हूबहू हो, थोड़ा सा उसमें चीज़ें अलग भी हो सकती हैं। अगला है दस्तावेज में आते हैं, दस्तावेज के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं धारा। अब आपको कमेंट कर बताना है कि दस्तावेज भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी है उसकी कौन सी धारा में आती है। ठीक है, आईपीसी की कौन सी धारा में, तो 26 में इन्होंने हमसे पूछा गया है दस्तावेज के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो दस्तावेज के अंतर्गत जो दोस्तों आते हैं वो आते हैं बैंक पर दिया गया चेक, ये भी दस्तावेज होता है एक तरह का, यानी ये मान्य होता है जब कोर्ट में हम इसको लगा सकते हैं। मुख्तारनामा, मानचित्र, ये सब, यानी चारों के चार और उपरोक्त सभी क्या है, दस्तावेज है। अगला, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का उल्लेख आईपीसी की किस धारा में की गई है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का जो उल्लेख है वो किया गया है 29 का, आईपीसी की धारा 29 का। अगला है, मूल्यवान प्रतिभूति में आते हैं, मूल्यवान प्रतिभूति के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो ये आते हैं दस्तावेज जो हो और जिसके विधिक अधिकार बने बिगड़े। ठीक है, ये होता है मूल्यवान प्रतिभूति, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मूल्यवान प्रतिभूति की व्याख्या कौन सी धारा में की गई है, तो आपको बताना है, तो ये है धारा 30, ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरह के प्रश्न भी आते हैं, डायरेक्ट आ जाएंगे आपसे, सिर्फ धारा पूछ लेंगे। तो आईपीसी की जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं वो आपको याद होनी चाहिए। उनके लिए मैं किस तरह से आपको याद करनी है उसके बारे में भी मैं आगे वीडियो बना के आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और मतलब चीज़ें हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम वगैरह चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप कोई आने वाली वीडियो को हमारी मिस ना कर पाएँ। ठीक है, तो इस तरह से आगे भी मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग और बहुत तरह तरह की जो ट्रिक हो सकती हैं मूल विधि के लिए वो आपको बताऊँगा। अगला 30वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया, धारा जो 34 है उसमें आवश्यक तत्व नहीं है, कौन सा नहीं है 34 धारा के अंतर्गत। ठीक है, तो 34 धारा में क्या है आपके पास वो है अप्रत्यक्ष कार्य होना। ठीक है, जरूरी नहीं है, बाकी कई व्यक्ति हो सकते हैं, योजनाबद्ध कार्य हो सकता है, सामान्य आशय अग्रहण में हो सकता है। ठीक है, 34 के अंतर्गत। अगला 44 जो धारा है वो क्षति का तात्पर्य है, यानी 44 धारा में जो आईपीसी की है उसमें क्षति का मतलब क्या है, क्षति कैसी क्षति, किस टाइप की, तो वो है शरीर या मन की क्षति हो या फिर ख्याति या संपत्ति की हानि हो। इस तरह की जो हानि हो, शरीर की हानि हो, मन की हानि हो या फिर ख्याति की हानि हो या संपत्ति की हानि हो, कोई सी भी हानि हो तो वो कहलाती है क्षति, ऑप्शन सी। ठीक है, इसके बाद अगला 34वां प्रश्न की हम बात करें तो भारतीय दंड संहिता को हर व्यक्ति उत्तरदायी है। 34 भारतीय दंड संहिता में क्या है, हर व्यक्ति उत्तरदायी होता है, क्या आपको बताना है, तो सब कार्य के लिए, कौन से, सब कार्य के लिए, जितने भी कार्य अगर ये लोग मिलके करेंगे तो वो सारे क्या है, अगर 4 व्यक्ति मिलके कोई कार्य कर रहे हैं और अगर एक व्यक्ति उसमें से किसी चीज़ को अंजाम दे देता है तो बाकी के जो 3 हैं वो भी इनमें कार्य के भागीदार होंगे, जो अपराध वो करेगा एक व्यक्ति उनमें से उसका ही हकदार होगा। ठीक है, 34 भारतीय दंड संहिता में आता है, क्या आता है आपको बताना है, तो इसमें आता है समान ऐसे।
ठीक है, समान ऐसे होना चाहिए उनका। 34 में कहा क्या सामान्य आशय तत्काल विकसित हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, तत्काल हो सकता है। मान लिया रास्ते में जा रहे थे, पहले से प्लान नहीं था कि कुछ करने का, अचानक से दिमाग में आ गया और हमने किसी का मर्डर कर दिया 4 लोगों ने मिलके, तो ये सामान्य आशय हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय दंड संहिता की धारा 52 में उपबंधित है। 52 में क्या दिया हुआ है आपको बताना है। तो धारा 52 जो दी हुई है उसमें दिया हुआ है कोई सा नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है 36 प्रश्न है भारतीय दंड संहिता में दंड का कौन सा अपबंध नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें जो अपबंध नहीं है वो इनमें से कौन सा नहीं है, वो है मृत्यु का भी नहीं है। ठीक है, और जुर्माना भी है, सॉरी, और कारावास भी है। तो ये तीनों है, तो इसमें से ऑप्शन तो कोई सा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 37वां, इसमें पूछा गया है भारतीय दंड संहिता की किस धारा में पूर्व दोष सिद्ध का बाद वर्धित दंड का उपबंध है, आपको बताना है। तो 37 में जो प्रश्न है इसका जो सही होगा वो 75 यानी धारा 75 आईपीसी की। इसके बाद अगला प्रश्न है विधि की भूल के कारण या तथ्य की भूल के कारण अपने को विधि द्वारा आबद्ध समझने वाले व्यक्ति का कार्य क्या होता है। तो आपको इसका जवाब देना है, ये होता है क्षम्य। यदि कोई भी व्यक्ति विधि यानी मतलब विधि की भूल सो हो या तथ्य की भूल हो, उसको जानकारी ना हो, उसकी वजह से अगर ये सब होता है तो वो क्षम्य होता है। ठीक है, अगला है एक सैनिक अपने वरिष्ठ अधिक ऑफिसर के आदेश पर भीड़ पर गोली चलाता है तो वह कौन सा अपराध करता है, आपको बताना है। तो देखिए, अगर वो गोली चलाता है तो वो हत्या है, लेकिन वो अपराध नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसने अपने ऑफिसर के आदेश पे किया है। तो ए और सी यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला धारा 77 में क्या उपबंधित किया गया है, आपको बताना है। तो धारा 77 अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें जो दिया हुआ है दोस्तों, वो दिया है व्यक्तित्व का कार्य, न्यायाधीश ने किया हुआ कार्य या सद्भाव में किया गया कार्य। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 41, इसमें पूछा गया है का देखता है कि या जो गा को हत्या का प्रयास कर रहा है और अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करके का ने गा को बचाने के लिए या को पकड़कर जेल भेज दिया। ठीक है, तो 79 जो धारा है उसके तहत उसका ये जो कार्य है वो कैसा होगा, वो क्षम्य होगा। क्यों? उसने क्या किया, 79 धारा ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी का कोई हत्या का प्रयास कर रहा है तो आप उसकी जान बचाने के लिए जो है मतलब उसको जान बचाने के लिए कुछ भी इस तरह से कर सकते हैं, तो वो अपराध के दायरे में नहीं आएगा। ठीक है, अगला है 42वां प्रश्न पूछा गया है धारा 80 में दुर्घटना कारित होना कब कहा जाता है। तो 42 जो हमारा 80 जो धारा है उसमें कब कहा जाता है, तो ये बताना है। तो कार्य दुर्घटना या दुर्भाग्य से हो। ठीक है, 80 के अंतर्गत अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो क्या होता है, कार्य कैसा होना चाहिए, दुर्भाग्य होना चाहिए, यानी अ, अचानक से हो जाना चाहिए, जानबूझ के नहीं करना चाहिए, और दुर्घटना होनी चाहिए। अगला प्रश्न है 43, इसमें पूछा गया कितने वर्ष के बालक द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। तो जो दिया गया है वो 7 वर्ष। 7 वर्ष के बच्चे के द्वारा अगर कोई अपराध होता है तो वो क्या होता है, वो अपराध नहीं माना गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है का कुल्हाड़ी से कार्य कर रहा है। कुल्हाड़ी का फल अचानक निकल कर निकट खड़े व्यक्ति को लग जाती है तो इसका कार्य क्या होगा। तो आपको बताना है, तो ये होगा माफी योग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है का जलयान अचानक खराब हो जाता है और उसकी दिशा नहीं बदलता तो नाव के 30 लोगों की मौत होगी, और अगर मार्ग बदल देता है तो 2 लोगों की मौत होगी। उसने मार्ग बदल दिया और 2 आदमी मर गए, तो क्या उसने अपराध किया, आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा, माफ़ी योग्य हो जाएगा अपराध। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो उसको कोई दंड नहीं मिलेगा, माफ़ी मिल सकती है, ये उसके पास ऑप्शन रहेगा अगर वो न्यायालय में इसको साबित कर देगा तो। अगला 46वां प्रश्न है 7 वर्ष से अधिक और 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा किया गया अपराध कब नहीं है माना जाएगा। तो देखिए 7 वर्ष से अगर कम उम्र का कोई भी बालक जो है अपराध करता है तो वहाँ पर क्या है, वो माफ़ी योग्य है, यानी वो अपराध नहीं है। लेकिन अगर 7 से 13 वर्ष के बीच का अगर कोई व्यक्ति कोई बालक अपराध करता है लेकिन तो माफ़ी योग्य हो जाएगा, लेकिन कब, जब अगर उसकी समझ परिपक्व नहीं हो। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है विकृत व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध नहीं है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दिया गया है। तो ये दिया गया है दोस्तों वो धारा 84 के अंतर्गत। ठीक है, विकृत व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध अपराध नहीं होता, सॉरी।
इसके बाद अगला प्रश्न है, अपनी इच्छा के विरुद्ध उन्मत्तता में होने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध अपराध नहीं है। ठीक है, किया गया कार्य अपराध नहीं है। तो ये कौन सी धारा के अंतर्गत है? ये धारा दिया गया है 85 में। ठीक है, ऑप्शन ए। इसके बाद अगला प्रश्न है, धारा 87 के अनुसार का और या की संपत्ति में सम्मति से कुश्ती और पट्टेदारी बाजी का आयोजन होता है। का को चोट लग जाती है तो या ने क्या दंड किया? अब बताना है, दो लोग अपनी सम्मति के अनुसार अगर वो क्या कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं और उसमें एक से दूसरे को चोट लग जाती है, तो ऐसे में क्या अपराध बनेगा आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा, किसी दंड का भागी नहीं होगा, क्योंकि उनकी सम्मति के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो सम्मति से वो कर सकते हैं। इसके बाद अगला 50वां प्रश्न है, एक शल्य चिकित्सक मरीज की सम्मति से सद्भावपूर्वक ऑपरेशन करता है और मरीज मर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि मरीज जो मर जाता है वो क्या उसका कोई अपराध होगा शल्य चिकित्सक का? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा, उसका कोई अपराध नहीं होगा, ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये हमने आज इस वीडियो में 50 प्रश्न देखे। बाकी के जो 50 क्वेश्चन होंगे वो अगले पार्ट 2 में मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन पार्ट 2 मैं तभी बनाऊँगा दोस्तों जब आप मुझे इस वीडियो पे 100 लाइक देंगे, क्योंकि अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे हमारे वीडियोज़ में तो मैं आगे की वीडियो नहीं बना पाऊँगा। क्योंकि मैं बहुत सारी सीरीज़ बनाता हूँ जिसमें आप लोग उसको देखना पसंद नहीं करते, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं इतना जो मेहनत से इतने सब वीडियो मैं PDF बनाता हूँ, फिर उसके बाद ये रिकॉर्ड करना काफ़ी कुछ टाइम लगता है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं तो फिर मैं आगे नहीं इसको कंटिन्यू रख पाऊँगा। तो प्लीज़ अगर आप लोग 100 लाइक कम से कम करेंगे तो मैं इसको आगे नेक्स्ट पार्ट ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है, और आप साथ ही साथ हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप है, फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप है, इन सभी पे आप जुड़ जाइए। उनके लिंक आपको हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ UPSI से संबंधित एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, उसको आप देख लीजिएगा, वो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें UPSI से संबंधित सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी जो भी महत्वपूर्ण है। और यूपी में मूल विधि से संबंधित बहुत सारी वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। सामान्य ज्ञान से आधारित बहुत सारी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।